हेलो स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करते हैं क्लास 12th मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का नेक्स्ट लेक्चर। आज के लेक्चर में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे बायो सेवर्ट लॉ। क्या पढ़ेंगे? बायो सेवर्ट लॉ। बच्चों ये लॉ है क्या, समझते हैं। मान लो आपके पास कोई वायर है, उसमें आई करंट फ्लो कर रहा है। अब इस वायर की लेंथ सपोज कर लो एल है। क्लियर? तो आप इसमें ये जानते हो कि इस एल लेंथ को आप इनफाइनाइट डीएल एलिमेंट्स में कट कर सकते हो। डीएल 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 इनफाइनाइट टर्म्स में इसको कट किया जा सकता है। बायो सेवर्ट लॉ कहता है कि इस वायर के किसी एक डीएल एलिमेंट के थ्रू आर डिस्टेंस पर किसी पॉइंट पी पर क्या मैग्नेटिक फील्ड होगी, इसको ये डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर? और इन्होंने बोला कि ये जो लॉ है इट इज एन एक्सपेरिमेंटल लॉ। इट इज एन एक्सपेरिमेंटल लॉ। इट मीन्स कि यहां पे जो भी क्वांटिटीज एक दूसरे पर डिपेंड कर रही है, ये एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू चेक किया गया है। क्लियर? नाउ दिस लॉ डील विद द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। दिस लॉ deal with magnetic field induction at a point due to a small current element। बच्चों इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये डीएल लेंथ है। अब अगर ये एल लेंथ का वायर है, इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है, तो इस डीएल में भी आई करंट फ्लो करेगा। तो ये जो डीएल है ये स्मॉल एलिमेंट है, और इसमें से अगर आई करंट फ्लो कर रहा है तो प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड डीएल इज कॉल्ड आईडीएल एंड इट इज योर करंट एलिमेंट। Clear? Now one more important point. What? This dl is a vector quantity. dl is a vector and its direction take along the direction of current। करंट की डायरेक्शन के अलोंग ही डीएल वेक्टर की डायरेक्शन होती, ये आपको लेना है। अब इस लॉ में इन्होंने बोला क्या? इन्होंने बोला कि इस डीएल एलिमेंट की वजह से जो इस पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड होगी, ये मैग्नेटिक फील्ड डीबी होगी ड्यू टू आइडियल एलिमेंट मैग्नेटिक फील्ड at point P is dB वेक्टर। भाई स्मॉल एलिमेंट से स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड, तो यहां पे हम ये बोल सकते हैं कि यहां पे हम क्या कैलकुलेट करेंगे? dB कैलकुलेट करेंगे। दिस dB वेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अभी हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं कि दिस dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट एलिमेंट। भाई जितना करंट बढ़ेगा उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी। क्लियर है? अब दिस dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोजीशन फ्रॉम DL to at point P। इट मीन्स दिस R इज ऑल्सो अ वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। क्लियर? ये R भी आपका वेक्टर है। dB is directly proportional to the R and it makes some angle between DL and R, थीटा। यहां पे आप देखो, ये DL है, DL एलिमेंट, ये है R, इनके बीच में एक एंगल फॉर्म हो रहा है। इट मीन्स यहां पे हम लिखेंगे कि दिस dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन थीटा। अब ये कैसे आया, अभी समझाते हैं। क्लियर? ये समझ में आया?
dB is directly proportional to ideal, dB is directly proportional to, dB is inversely proportional to the square of the position. हाँ, ये बात याद रखना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. और ये देखो, ये आपका क्या है, इनवर्स स्क्वायर लॉ. इनवर्स स्क्वायर लॉ, क्लियर. ये इनवर्स स्क्वायर लॉ ना कोलॉम्स लॉ से लेके आए हैं ये, ठीक है. इन्होंने कोलॉम्स लॉ की तरह एनालॉगस बनाया है उसका, याद रखना. बायोट-सेवर्ट लॉ इज द एनालॉगस ऑफ अ कोलॉम्स लॉ. इट इज अ एनालॉगस ऑफ अ कोलॉम्स लॉ. क्लियर. वाई? वहां पे भी देखो क्या होता था, इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो किया जा रहा था, वही इनवर्स लॉ यहां पे भी देखा जा रहा है. क्लियर. यहां से बच्चों आप इस dB को ऐसे लिख सकते हो, दिस dB इज इक्वल टू सम कांस्टेंट k व्हाट, आईडीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर. इसको नोट करिए. This dB is equal to some constant k ideal sin theta upon r square. Clear? अब क्या करें? अब देखो, इसको रफ कर दें. अब क्या हो रहा है कि ये k क्या है, k क्या है, this k is a constant and its value is mu naught upon 4 pi. Mu naught upon 4 pi. What is mu naught? So पहले लिख लेते हैं, dB is equal to mu naught upon 4 pi ideal sin theta upon r square. This is your formula for finding the magnitude of the magnetic field at distance r from the real element. Clear? समझ में आ रहा है? It is your scalar form. Clear? सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, अभी डायरेक्शन की बात करते हैं. क्लियर. अब ये म्यू नॉट क्या होता है? व्हाट इज म्यू नॉट? व्हाट इज म्यू नॉट? म्यू नॉट इज अ permeability of फ्री स्पेस. ये क्या होता है? परमेबिलिटी क्या होती है? देखो, कोलॉम्स लॉ में हमने देखा था कि एप्सिलॉन नॉट था. क्लियर. कोलॉम्स लॉ में क्या था? एप्सिलॉन नॉट. इट इज कॉल्ड परमिटिविटी. क्लियर. वैसे ही यहां पर म्यू नॉट यूज होगा, जिसको हम लोग बोलेंगे परमेबिलिटी, एंड इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ मीडियम. व्हाट इज परमेबिलिटी? It is a characteristic of a medium which allow magnetic field in the medium. Which allow magnetic field. It means कि ये मीडियम की ऐसी प्रॉपर्टी है या ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जो कि मैग्नेटिक फील्ड को अलाउ करेगी उस मीडियम पे, कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड लगेगी. क्लियर. एंड व्हाई वी राइट हियर 4 पाई. देखो, अगर 3D शेप में आप देखो, यहां पर देखो तो स्पेरिकल एक फॉर्म ऐसे बनेगा 180, जिसको हम लोग 2 पाई बोल सकते हैं. एक फॉर्म आपका स्पेरिकल ऐसे बनेगा 2 पाई, वो भी होगा. ओवरऑल अगर 3D में हम देखेंगे तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए निकालना है तो आपको 4 पाई से डिवाइड कर देना. क्लियर. एंड इट्स वैल्यू इज 10⁻⁻⁷. देखो, म्यू नॉट इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ लिख सकते थे, बट एक्चुअली फॉर्मूले में हम क्या यूज करते हैं? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई. क्लियर. समझ में आ रही बात? अब इसको हम लोग थोड़ा सा वेक्टर फॉर्म में देख लेते हैं. ठीक. वेक्टर फॉर्म में बच्चों इसी फॉर्मूले को हम लिख सकते हैं, dB वेक्टर इज इक्वल टू
म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ब्रैकेट dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर अपॉन r क्यूब. दिस इज योर वेक्टर फॉर्म ऑफ बायोट-सैवर्ट लॉ. यहां से देखो, दिस dl एंड दिस r बोथ आर वेक्टर क्वांटिटी, और इन दोनों के बीच में क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है. अब हमें पता है बच्चों कि जब हम क्रॉस प्रोडक्ट को ओपन करते हैं तो वहां पे हम क्या लिखते हैं, साइन थीटा. अच्छा जरा इसको ओपन करके देखो, dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर इज इक्वल टू dl r साइन थीटा. क्लियर. अगर हम यहाँ पे dl r साइन थीटा पुट करते हैं तो क्या वैल्यू आती है, चेक करो. db वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl r साइन थीटा अपॉन r क्यूब से ये 3 कैंसिल होगा, स्क्वायर बचेगा. तो ये क्या आ जाएगा हमारा, आइडियल साइन थीटा. क्लियर. इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ db वेक्टर. यही तो लिखा था हमने. इट मीन्स dl क्रॉस r. यहां से देखो कि दिस dl इज अ वेक्टर क्वांटिटी, दिस r इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और इन दोनों के बीच में जब दो वेक्टर क्वांटिटी के बीच में कोई एंगल है और क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो वहां पे साइन थीटा आता है. और थीटा के अलोंग ये db डिपेंड कर रहा है. कैसे डिपेंड कर रहा है जरा देखो. देखो जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ेगी, क्लियर, तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड कहां पे होगी भाई, जब साइन थीटा की वैल्यू साइन 90 हो तो ये पूरा मैक्सिमम कितना आएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल अपॉन r स्क्वायर. यही तो होगा. चलो अब इसको देख लेते हैं. क्लियर. ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया. अच्छा यहां से एक पॉइंट नोट करने वाला है. क्या, देखो क्या नोट करने वाला, चेक करो. देखो यहां से ये जो dl वेक्टर है, दिस dl वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द db वेक्टर. ये कह सकते हो, या ऐसे बोलो कि db वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द dl वेक्टर एंड दिस db वेक्टर इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द r वेक्टर. अब क्वेश्चन आता है वाई, ऐसा क्यों होगा. सुनो, यहां पे दोनों क्रॉस प्रोडक्ट है. हमें पता है कि अगर कोई सी वेक्टर है और वो ए क्रॉस बी से आया है, क्लियर, तो क्रॉस प्रोडक्ट में जो रिजल्टेंट होता है, दिस रिजल्टेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द ए वेक्टर एंड ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द बी वेक्टर. सिमिलरली यहां पे dl क्रॉस r से db आया है, dl क्रॉस r से db आया है, बाकी सब कांस्टेंट टर्म है. क्लियर. तो अगर dl क्रॉस r से db आया है तो दिस db इज डायरेक्ट परपेंडिकुलर टू द dl वेक्टर एंड इट इज परपेंडिकुलर टू द r वेक्टर ऑल्सो. क्लियर. इट मीन्स व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. सपोज दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट dl वेक्टर या करंट एलिमेंट. क्लियर. एंड दिस इज द पोजिशन. सो ऑलवेज टेकन परपेंडिकुलर टू द बोथ vector dl and r. So suppose this thumb is your direction of ideal current element and this palm is your direction of position vector. So if you take this like this, clear, so this is your, this marker point is your the direction of magnetic field. Clear. यहां पे आपकी देखो मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रही है, इनवर्ट जा रही है. क्लियर. और नोट करके ये बात लिख लेना है, इनवर्ट डायरेक्शन को, इनवर्ट को आप क्रॉस से रिप्रेजेंट करोगे और आउटवर्ड को, आउटवर्ड डायरेक्शन को डॉट से. क्लियर. कोई भी वेक्टर एरो से रिप्रेजेंट होता है तो जब वो अंदर जाएगा तो पीछे से अगर उसका देखोगे तो वो क्रॉस की तरह दिखेगा और जब वो बाहर आएगा तो वो पॉइंटेड दिखेगा. क्लियर. समझ में आया. चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लेते हैं बायोट-सैवर्ट लॉ के. क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जितनी बातें बताए हैं इन्हीं को अलग अलग पॉइंट्स में लिख लेते हैं.
जिससे कुछ हाईलाइटेड पॉइंट आपको याद रहे। क्लियर है? चलिए, बायो-सेवर्ट लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर वेरी स्मॉल लेंथ ऑफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर। क्लियर? पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि बायो-सेवर्ट लॉ is only applicable for small current carrying conductor। बायो-सेवर्ट लॉ सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल होगा स्मॉल लेंथ ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर, स्मॉल लेंथ ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर। भाई सिर्फ डीएल एलिमेंट के थ्रू इस डीबी पॉइंट पी पर डीबी निकाल सकते हो आप, पूरे के पूरे वायर के थ्रू नहीं। इन्होंने पूरे वायर के थ्रू नहीं बताया, आप वायर के थ्रू कैसे निकालेंगे? तो भैया ये सारे कॉन्सेप्ट हमें पता है कि अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दें, क्लियर, तो डीएल इंटीग्रेट करोगे तो एल लेंथ हो जाएगी। तो वो इंटीग्रेशन वगैरह बाद में, बट इन्होंने बताया किसके थ्रू? इन्होंने बताया सिर्फ और सिर्फ स्मॉल लेंथ ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर के थ्रू। क्लियर? एंड दिस लॉ कैन बी वेरीफाइड एक्सपेरिमेंटली इन एन इनडायरेक्ट मेथड। ये याद रखना, इट इज एक्सपेरिमेंटल लॉ। ये मैंने आपको लिखवा रखा है। क्लियर? ये एक एक्सपेरिमेंटल लॉ है, ठीक। इसमें कोई आप ये नहीं पूछो कि ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों हुआ। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और उसके थ्रू इन्होंने चेक किया कि ये सारी वैल्यूज एक दूसरे पर डिपेंड कर रही थी। क्लियर? अब थर्ड पॉइंट क्या है? दिस लॉ इज एनालोगस ऑफ कोलम्स लॉ इन एन इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये दिस इज योर थर्ड पॉइंट। क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि यहां पर भी इनवर्स स्क्वायर लॉ का यूज किया गया है। किसका यूज किया गया है? इनवर्स स्क्वायर लॉ, 1/r²। क्लियर? ये आप इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ चुके हो। नेक्स्ट, द डायरेक्शन ऑफ डीबी इज परपेंडिकुलर टू द बोथ वेक्टर। फोर्थ पॉइंट जो हमारा है वो क्या है? ये थर्ड पॉइंट है। डायरेक्शन ऑफ डीबी is always perpendicular to the dl vector and direction of db is always perpendicular to the r vector. Clear? And the fifth point is this db is directly proportional to the sin theta. If this is directly proportional to the sin theta, then when theta becomes 0, अगर थीटा की वैल्यू 0 होती है या फिर 180 होती है, दोनों केसेस में आप देखो जो dB की वैल्यू आएगी, दिस dB इज इक्वल टू 0। मतलब along the डायरेक्शन ऑफ DL एलिमेंट, DL करंट एलिमेंट। क्लियर? करंट एलिमेंट की डायरेक्शन में ही अगर पॉइंट है और उसी पॉइंट पर आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हो तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड 0 होगी। क्लियर? क्यों? क्योंकि साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0। तो मैक्सिमम कब होगी? मैक्सिमम कब होगी जरा ये चेक कर लो। मैक्सिमम निकालने के लिए थीटा क्या होना चाहिए? 90। तो यहां से अगर आप देखो तो dB इज इक्वल टू μ0/4 पाई IDL साइन 90 की वैल्यू 1, साइन 90 अपॉन r²। क्लियर है? तो यहां से दिस dB वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द dB वेक्टर इज इक्वल टू μ0/4 पाई IDL अपॉन r²। क्लियर? सो द मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू μ0/4 पाई IDL अपॉन r², वेयर द थीटा बिकम्स 90 डिग्री। इट मीन्स कि अगर ये पॉइंट P
इस डीएल एलिमेंट से 90 डिग्री पे आ जाए, मतलब यहाँ से यहाँ तक का एंगल अगर 90 बन गया तो इस पॉइंट पी पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी डीबी, ये हमारी कैसी होगी, मैक्सिमम होगी। क्लियर, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। और अगर इसी वायर के अलॉन्ग होगी इस पॉइंट पी पर, पी डैश पर, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड हमारी क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, तो ये था हमारा बायो सेवर्ट लॉ। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक, अब नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बच्चों यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए आप देखो फोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, IBL साइन थीटा। क्लियर, यहां से अगर आप B को सिंगल करो तो क्या हो जाएगा, F अपॉन IL साइन थीटा। यहां से F B इज इक्वल टू, F क्या है हमारा, न्यूटन, I एम्पियर, L मीटर, साइन थीटा की कोई यूनिट नहीं। क्लियर, तो यहाँ B इज इक्वल टू N अपॉन AM, इट मीन्स इसको आप क्या लिख सकते हो, N A इनवर्स M इनवर्स। दिस इज कॉल्ड टेस्ला, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेस्ला बोलते हैं। क्लियर, सो द मैग्नेटिक फील्ड SI यूनिट इज टेस्ला। नोट करिएगा इसको, द SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला। क्लियर हो गया, समझ में आया। अब सुनो कैसे हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालेंगे, हाउ वी डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए आपको यह पता होना चाहिए कि दिस मैग्नेटिक फील्ड या डीबी इज कम्स फ्रॉम द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर। ओके, सो हाउ वी गेट द डायरेक्शन, फर्स्ट मेथड इज स्क्रू रूल। स्क्रू रूल क्या है, चलो समझते हैं। मान लो ये आई करंट इस वायर पे जा रहा है और इस डीएल एलिमेंट से आर डिस्टेंस पर ये पॉइंट पी है। इस पॉइंट पी पर हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या देंगे। क्लियर, तो जब भी हम क्रॉस करते हैं डीएल क्रॉस आर, क्लियर, तो पहले वेक्टर से, इसके बीच में एंगल थीटा है, पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ क्रॉस करते समय हम क्या करते हैं, स्क्रू ड्राइवर को रोटेट करते हैं। तो यहाँ पे डीएल किधर है, ये है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, और दिस इज द डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर। तो यहाँ इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है, तो डीएल क्रॉस आर करोगे तो डीएल से आर की तरफ स्क्रू ड्राइवर को क्या करोगे, रोटेट करोगे। तो डीएल से आर की तरफ जब रोटेट करेंगे तो स्क्रू ड्राइवर ऐसे क्लॉकवाइज रोटेट होने पर, जब वो क्लॉकवाइज रोटेट होगा तो इनवर्ट जाएगा। कैसे जाएगा, इनवर्ट। इट मीन्स यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो इनवर्ट होगी। अगर हम इसी पे इस पॉइंट पी पर चेक कर ले डीएल एलिमेंट से, यहाँ पे एंगल थीटा, ये आपका डीएल और ये करंट की डायरेक्शन। यहाँ पे चेक करो डीएल क्रॉस आर, तो डीएल से आर की तरफ करोगे, आपकी बार एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है तो ये आउटवर्ड आएगा। इट मीन्स यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी, आउटवर्ड होगी। क्लियर है, इसी को राइट हैंड पाम रूल से भी बता दिया है कि थंब को करंट की डायरेक्शन पे करो और देखो यहाँ पे, और पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन पे पाम को करो, ये हो गया। अब थर्ड वेक्टर आप ऐसे लगा लो, ये जो पॉइंट आउट कर रहा है मार्कर, दिस डायरेक्शन इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, आउटवर्ड, तो यहाँ पे आउटवर्ड हो गया।
यहाँ पे चेक कर लो, यहाँ पे थंब को करंट एलिमेंट की डायरेक्शन में, पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन में आपका पाम, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो मार्कर है, ये मार्कर अब की बार पॉइंट आउट किधर कर रहा है, इनवर्ड। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? तो स्क्रू रूल से भी कर सकते हैं। सेकेंड, राइट हैंड पाम रूल से भी कर सकते हैं। क्लियर? समझ में आया? पाम ये जिस साइड पुश करेगा उसी साइड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हम लेंगे। क्लियर? इसमें कुछ क्वेश्चंस कर लो, क्वेश्चंस करना है। चलो, मान लो ये डायरेक्शन ऑफ करंट है आई, यहां से आर डिस्टेंस की दूरी पे ये पॉइंट पी है। बताओ यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी? क्या करेंगे? दिस इज योर आर वेक्टर, क्लियर? दिस इज योर डीएल वेक्टर, क्लियर? अब क्या करेंगे? स्क्रू रूल लगाओ, डीएल से आर की तरफ क्या करोगे? रोटेट करोगे एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज में आउटवर्ड आर, एंटी क्लॉकवाइज में आउटवर्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? आउटवर्ड होगी। क्लियर? ये बात यहां पे लिख लो कि जब ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड होगी, और जब क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो कैसी होगी? क्लॉकवाइज में आप लोगे इनवर्ड, फिर क्रॉस, यहाँ पे आउटवर्ड, यहाँ पर इनवर्ड। क्लियर हो गया? समझ में आया? सो दिस मेथड इज फॉर फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कॉन्सेप्ट क्लियर है? नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज एप्लीकेशन ऑफ बायो-सेवर्ट लॉ। अब एप्लीकेशन ऑफ बायो-सेवर्ट लॉ लॉन्ग स्ट्रेट वायर से हम देखेंगे, इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर से देखेंगे, सेमी इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर से देखेंगे। ठीक है? किसी पर्टिकुलर सर्कुलर लूप के थ्रू क्या मैग्नेटिक फील्ड होगी वो देखेंगे। क्लियर? तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, तब तक आप इसको रिवीजन करें। ओके।